इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है। देश भर में पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। देश भर में अब पीएफआई को बैन कर दिया गया है। पिछले दिनों 2 बार बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। पहली बार की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। दूसरी बार की कार्रवाई में 170 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई थी। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर अब रोक लग गई है। पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों पर भी यह रोक रहेगी। पीएफआई को लेकर अब तक की सबसे बड़ी यह कार्रवाई। पिछले कुछ वर्षों में देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की बात हो, टेरर लिंक की बात हो, टेरर फंडिंग की बात हो, इस तरह के आरोप पीएफआई पर लगते रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई पीएफआई पर, उसमें कई पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया गया, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। मेरे दो सहयोगी मनीष और जितेंद्र बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या लिखा गया है, क्या कारण बताए गए हैं पीएफआई पर बैन के? मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र, समझना चाहेंगे किस तरह से यह बैन की कार्रवाई की गई? मांग तो काफी लंबे समय से उठ रही थी, अब इस कार्रवाई की वजह क्या बताई गई? देखिए विशाल, पिछले काफी समय से पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही थी और जो बैन किया गया है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये संगठन लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। लगातार इसके कैडर के लोग देश के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। आईसिस और अलकायदा से इनके लोग जुड़ रहे थे। जाके जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। आईसिस और अलकायदा से इनके लोग जुड़ रहे थे जाकर के, और यहाँ पर लगातार वो आतंकी घटनाएं कर रहे थे। देश के जो कई राज्य हैं वो इस संगठन को बैन करने की लगातार मांग कर रहे थे, और जब इसको बैन किया गया है तो उसमें साफ लिखा गया है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो ये सीधी लाइन अपने आप में बताती है कि किस तरह का ये संगठन है और किस लिए इसको बैन किए जाने की जरूरत थी। केंद्र सरकार के पास लगातार ये सुझाव आ रहे थे, ये मांग आ रही थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। ना सिर्फ जो राज्य हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे, बल्कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो लगातार इनकी गतिविधियों को रोकने का काम कर रही थी, वो भी लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि इस संगठन को बैन कर दिया जाए। एक के बाद एक कई सारे उदाहरण दिए गए जिसकी वजह से इसको बैन किए गए। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि जब नोटिफिकेशन निकाला है कि केंद्र सरकार का यह मत है कि यदि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या इससे जुड़ी हुई कोई और संस्थाएं इनके क्रियाकलापों पर यानी कि इनकी एक्टिविटीज पर तुरंत रोक और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन जो हैं वो बार बार जो आतंकी घटनाएं हैं। अच्छा जितेंद्र, हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें एक टाइम लिमिट है, ये परमानेंट बैन नहीं है, 5 साल के लिए बैन है। देखिए, क्योंकि इसके लिए निश्चित तौर पर ये अपील कर सकती है, पीएफआई पर जो बैन लगाया गया है इसके लिए वो अपील कर सकती है, और सरकार को ये साबित करना पड़ेगा कि जो बैन लगाया गया है वो बिल्कुल सही वजहों से लगाया गया है, सही कारणों से लगाया गया है। क्योंकि पीएफआई एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसका जो फ्रंट है वो एक तरह से सोशल वेलफेयर के तौर पर देखा जाता है। यानी कि उसमें वो बार बार ये दिखाता है कि वो मुस्लिमों के हित के लिए काम करता है, ना कि उनके खिलाफ करता है, ना ही वो देश विरोधी काम करता है। लेकिन असल में उसका एजेंडा छुपा हुआ है। अब यही असली अब सरकार को दिखाना होगा कि जो अभी तक एविडेंसेस जुटाए गए हैं उनके आधार पर यह साबित करना होगा कि पीएफआई लगातार आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, और यही वजह है कि उसको परमानेंट बैन कर दिया जाए। फिलहाल 5 साल के लिए भले ही बैन किया गया हो, लेकिन क्योंकि पीएफआई के पास भी ये मौका है कि वो इसके खिलाफ, बैन के खिलाफ वो अपील कर सके, लेकिन वहीं सरकार के पास भी ये मौका है कि इसको परमानेंट बैन करने के लिए कोर्ट में जाए, जब पीएफआई कोर्ट में जाएगा इस बैन के खिलाफ। ठीक है मनीष, हमें बताइए कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है इसमें और क्या जानकारियां दी गई हैं, और दर्शकों के लिए उनकी सहूलियत के लिए समझाइए किसी भी संगठन पर बैन का मतलब क्या होता है, उसके जो कार्यालय है उसका क्या होगा, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उसका क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई होगी? अब
बिल्कुल विशाल, अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो बहुत ही डिटेल्स में नोटिफिकेशन इश्यू की गई है। इसमें साफ लिखा गया है कि पीएफआई और उससे जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं वो सारी इलीगल हैं। जैसे कि पीएफआई से जो भी संबंध रखेगा, मसलन पीएफआई के जो ऑफिस है, पीएफआई के हब है, पीएफआई की जो एक्टिविटीज है, पीएफआई का फंड कलेक्शंस है, वो सारी एक्टिविटीज अगर पीएफआई के नाम पे हो रही हैं तो इलीगल हो जाएंगी। जो सबसे बड़ा ये असर होगा कि ये इसकी वजह से जहां जहां पीएफआई के पूरे देश भर में उनके ब्रांचेज होंगे, उनके ऑफिस होंगे, उनके कार्डर होंगे, सब पे पुलिस कार्रवाई करेगी। एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनकी एक्टिविटीज हो जाएगी। इसकी अगर आप देखें तो कोई भी जब बैन लगाया जाता है तो वो सिर्फ 5 साल का लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद ये मैटर ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल में फिर सरकार को ये प्रूव करना होता है कि आप आगे अगर 5 साल चाहते हैं और बैन लगे तो आपके पास फ्रेश ग्राउंड क्या है, फ्रेश एविडेंस क्या है। तो गवर्नमेंट को लगातार ये एविडेंस केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को देने होते हैं। जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसका इंटरनेशनल इंप्लीकेशन होगा, क्योंकि पीएफआई अपने आप को एक सोसाइटी दिखाता है, वो एक एनजीओ की तरह दिखाते हैं और उनके कई उनसे लिंक एनजीओज हैं। हमने कल भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे टर्की, गल्फ के जो मिडिल कंट्रीज के कई एनजीओज हैं वो करोड़ों रुपए के फंड पीएफआई को भेजते हैं। जब पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन में सरकार ने अब डाल दिया है तो कोई भी किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये इसका बैकबोन, आप ये समझिए कि जो पैसे पीएफआई को मिल रहे हैं ये इसका बैकबोन है और ये बैकबोन अब टूट जाएगा। हम आपको भी बताएं कि कल से ही हमारे पास जो जानकारी है कि कई स्टेट में पैरामिलिट्री फोर्सेस को बड़ी संख्या में भेजा गया है, डिप्लॉय किया गया, खासतौर पर साउथ इंडिया के स्टेट्स में, क्योंकि इनके काफी बड़े नेटवर्क हैं। थोड़ा सा इसे और सरल करता हूं। जैसे अब गृह मंत्रालय का यह आदेश जारी हुआ, अलग अलग राज्यों में जो पीएफआई के दफ्तर हैं, उससे जुड़े हुए जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, अब जब यह आदेश आगे जाएगा तो क्या कार्रवाई अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिल सकती है, या अब से कुछ घंटों के बाद हमें क्या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? क्या इन कार्यालयों पर ताला लगा दिया जाएगा? क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? अब यहां से आगे क्या? देखिए, यहां से तो आगे यही है कि देखिए इनके सारे जो टॉप लीडर हैं, सरकार ने उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया है। उनके ऊपर एनआईए ने उनको अरेस्ट किया है, कईयों पे यूएपीए के चार्जेस लगे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिफंक कर दिया गया है। लेकिन अब जो है पुलिस को, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस को एडवाइजरी जारी की जाएगी सारे स्टेट्स को, और ये कहा जाएगा एमएचए की तरफ से कि ये जो कॉपी है नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, ये इस संगठन के खिलाफ जारी किया गया है और आप इसकी किसी भी तरीके की एक्टिविटीज ना होने दिया जाए। अब ना ये रैली कर पाएंगे, ना इनके लोग फ्लैग लेकर घूम पाएंगे, और जो भी अब इनके ऑफिसेस होंगे, पुलिस पहला काम यही करने वाली, किसी भी स्टेट्स में आप देखेंगे, चाहे यूपी हो, कर्नाटक हो, अब वहां पे पुलिस इनके दफ्तर को सील्स करती नजर आएगी, इनके लोगों को पकड़ा जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। ये जो सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन चूंकि इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है तो जो इनके हेड्स हैं उन्हीं को इसीलिए स्पेशली चुना गया है। एक और बात, गृह मंत्रालय के आदेश में क्या इससे जुड़े हुए संगठन, उनका भी कोई जिक्र है? क्योंकि पीएफआई से जुड़ा हुआ एक पॉलिटिकल विंग भी है, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या पीएफआई के अलावा कुछ और भी ऐसे संगठन हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है जो इसी से जुड़े हुए हों? देखिए, आप पीएफआई के जो पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे हो, एसडीपीआई है, उसका मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो पीएफआई के बारे में कहा गया है, जो नोटिफिकेशन इशू है, कि पीएफआई से लिंक रखने वाले, संबंधित रखने वाले किसी भी तरीके की एक्टिविटीज बैंड है। तो जहां पीएफआई इन्वॉल्व हो जाएगी जिस भी पॉलिटिकल मूवमेंट में या किसी भी तरीके के मोबिलाइजेशन में, वो इलीगल होगा। अब पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि पीएफआई से लिंक केरला में कई ऐसे ग्रुप है, तो अभी पॉसिबल नहीं होगा केंद्र सरकार की तरफ से कि वो सब पर बैन कर दे। हो सकता है कि एक एक करके और आइडेंटिफाई किया जाएगा। कई बार नोटिफिकेशन जब आता है तो हम ये देखते हैं कि पहला जो नोटिफिकेशन होता है उसके बाद एडिशनल उसमें कुछ एड ऑन भी होते हैं। आप ये भी देखिए कि किस बहुत तरीके की पीएफआई की एक्टिविटीज है, तो हो सकता है कि दोबारा सरकार इसको लेकर के कुछ और ग्रुप को भी बैन लिस्ट में डाले। यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स भी बैन किए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कई बार आप ग्रुप बैन करते हैं, यही जो लोग होते हैं वो दूसरा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो पीएफआई के जो टॉप लीडर हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो और उनको बैंड इंडिविजुअल, जैसा कि हमने लश्कर तोयबा के, ठीक है, जितेंद्र भी हमारे साथ, जितेंद्र से समझ लेते हैं। जितेंद्र, इससे पहले भी आरोप तो कई बार लगे हैं, और एक बार नहीं, पिछले कई वर्षों में कई बार आरोप लगे हैं। पीएफआई से जुड़े हुए लोग या एसडीपीआई से जुड़े हुए लोग हमेशा ये कहते थे कि साहब अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ है, आरोप लगाते हैं, अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। अब जब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है तो कुछ सबूत जरूर होंगे, कोई वैलिड रीजन जरूर होगा। क्या आधार बताया गया है कार्रवाई का? कैसे बैन किया जाता है किसी संगठन को भारत में?
देखिए विशाल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पीएफआई के साथ किन किन संगठनों को बैन किया गया है जो कि पीएफआई से एसोसिएटेड है। एसटीपीआई को बैन नहीं किया गया है, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि पीएफआई का एक तरह से पॉलिटिकल विंग है। और इसी वजह से जो पीएफआई के साथ जो बाकी जो विंग थी उनको बैन करना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि पीएफआई अपने आप को एक तरह से सोशल एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर अपने आप को एक एनजीओ बनाता था, सामाजिक संस्था बनाता था। और जो बाकी जो विंग है जो इसकी लगातार मदद कर रही थी, वो सब भी अलग अलग रजिस्टर थी, यानी कि वो अपने आप को इंस्पायर जरूर कहती थी कि वो पीएफआई से इंस्पायर है, लेकिन उससे एफिलिएटेड नहीं है। और ये एक बड़ी वजह थी जो कि सरकार के लिए मुश्किल था इनको बैन करना। लेकिन बावजूद इसकी जो सबसे जो खतरनाक जो इसकी विंग थी, जिसके बारे में आपको बता दूं मैं कि पीएफआई जो सबसे बड़ी विंग है जिसको बैन किया गया है, उसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन इसकी वो विंग है जो कि विदेशों से जो फंडिंग आती है उसको जुटाने का काम करती है। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि ये फंडिंग सोर्स है पीएफआई का मेन, जो कि पीएफआई के लिए फंडिंग जुटाती है। हमने काफी सारे मौके ऐसे देखे हैं, चाहे वो शाहीन बाग में सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे, वहां पर भी हमने देखा कि आरआईएफ के जरिए जो है काफी सारी फंडिंग जो है वो वहां पर मोबिलाइज की जा रही थी। इसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका नाम बार बार सामने आता है, ये पीएफआई की एफिलिएटेड विंग है। ये हालांकि उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इंस्पायर अपने आप को बताती है, लेकिन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये काफी खतरनाक है, जो कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये मोबिलाइज करती है। हमें हाल का उडुपी का उदाहरण हमें देखना होगा कि उडुपी के अंदर किस तरह से हिजाब बैन को इन्होंने मोबिलाइज किया। हिजाब बैन को जिस तरह से ये मुद्दा उठाया है वो पूरा का पूरा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार किया गया मुद्दा था। वहां पे 11वीं और 12वीं के जो छात्र थे उनको तैयार किया गया था, कर्नाटक को खास तौर पर चुना गया था। और देखिए किस तरह से कर्नाटक से हिजाब मुद्दा ना सिर्फ देश भर में बल्कि बिल्कुल पिछले कई दिनों में ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें उठाने में माहौल खराब करने को लेकर आरोप पीएफआई पर लगा था। बड़ी कार्रवाई की गई है, गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जो जानकारी मनीष और जितेंद्र दे रहे हैं कि पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।